खुश आमदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से। आप इस प्रोग्राम देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ पर, हमारा मॉर्निंग शो यानी आपका मॉर्निंग शो सलाम जेके। और आज का सलाम जेके लेकर मैं हूं आपका मेज़बान इशफा गौहर, और मेरे साथ नई दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं गौहर कुछ है। सभी नाजरीन, आज की नशरियात में 10 बजे तक आपका और हमारा साथ रहेगा, और 10 बजे तक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे, जहां जम्मू कश्मीर से मुंसलिक हर छोटे बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे, ग्राउंड ज़ीरो पर चलकर अपडेट देने की कोशिश करेंगे। वहीं पर बैनुल-अक़वामी ज़ाविये से भी कुछ खबरें हमने आज आपके सामने रखनी है। फिर पाकिस्तान के हवाले से भी एक खबर है। इन सभी खबरों का लेखा जोखा लेकर आपके सामने आएंगे, और तकरीबन 9:35 के आसपास हमारी ऑफिशियल फोन लाइंस खुल जाएंगी। आप और हम मजीद बात करेंगे। आप अपने मसाइल जो है वो अरबाब इख्तिदार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि हुकूमती इदारे जो है वो इन आपकी बात को सुने, उन मसाइल का हल निकाले, ताकि आप थोड़ी सी राहत जो है वो ले सके। और बात आज बड़ी ज़रूरी ये भी है कि कहर जो है वो कोरोना का लगातार जारी है। इसमें मुल्क के अंदर क्या कुछ हुआ, रियासत क्या कुछ कर रही है, इंतज़ामिया क्या कुछ कर रही है, और वज़ीर आज़म दफ्तर से क्या कुछ होने वाला है, इस पर भी आज गुफ्तगू हम ज़रूर करेंगे। लेकिन आप और हम जहाँ टीवी पर इस वक्त आप हमें देख रहे हैं, आप बराह रास्त हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर भी। तो ये सारे ज़रिए हैं आप और हम जहाँ पर मिलते हैं, बात करते हैं और आगे मसले का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। आज खबरों का सफर जो है वो रूस से शुरुआत करते हैं, क्योंकि रूस का बयान सामने आया है, और बयान इंतहाई अहम है भारत के जाविये से। लेकिन रूसी वजीर खारजा का दौरे भारत तो मुकम्मल हुआ है, अब दौरे भारत के बाद अब जाएंगे पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान रवानगी से कबल अफगानिस्तान और चीन के मामले पर बड़ा बयान रूस के वजीर खारजा की तरफ से दिया गया है, और उनका मानना है कि भारत का जिस तरीके साथ चीन के साथ जो मामला चल रहा है और LAC पर जिस तरीके की डेवलपमेंट्स हो रही है, उस पर गहरी नज़र रूस की रही है। और रूस के वजीर खारजा की तरफ से ये कहा गया है कि भारत के साथ हमने हमेशा अमन अमल को आगे बढ़ाने में भारत की मदद की है, और भारत इस पोजीशन में आ चुका है कि अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन में उनका एक कलीदी रोल बनता है। एक बात तो उनका ये बयान आया कि इम्पोर्टेंट प्लेयर, कोट अनकोट करके मैं यही बात बताऊंगा कि अफगानिस्तान के अंदर एज ए इम्पोर्टेंट प्लेयर के तौर पर भारत को वो देख रहे हैं। फॉरेन मिनिस्टर जो है उनका बयान यहाँ पर आया है। उसके साथ साथ हर महाज पर पॉलिटिकल डायलॉग भारत के साथ जारी रखी जाएंगी। कोविड के दौरान भी रखी गई, और कोविड के बाद भी इन मुज़ाकरातों को आगे बढ़ाया जाएगा। और मिसाल उन्होंने पेश की कि SCO कॉन्फ्रेंस जो फॉर्मेट ऑनलाइन फेस टू फेस या ऑनलाइन फॉर्मेट हुआ, समिट हुए शंघाई कॉन्फ्रेंस की, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स के अंदर जो समिट हुआ, और उन्होंने कहा कि अब आगे मुस्तकबिल के अंदर भी और मामला जो है वो आगे बढ़ेंगे। नंबर 1। नंबर 2, भारत और बीजिंग के बीच जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, इस पर भी हमारी नज़र है, और हम भारत के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। ये रवानगी से कबल बयान आया है। अब उनका दौरा शुरू हो रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की रवानगी से कबल पाकिस्तान की वजारत खारजा की तरफ से भी बयान जो है वो जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान की वजारत खारजा का बयान उस वक्त सामने आया है जब भारत के लेकर रूस का जो बयान है वो बड़े अंदाज में इसको लिया जा रहा है। लेकिन आज से अब वो पहुंचेंगे इस्लामाबाद थोड़ी देर के बाद, और वहां पर किस तरीके की स्ट्रेटजी उनकी रहेगी और क्या कुछ बयान उनका रहेगा अफगानिस्तान के विज़ाविज़, चीन के विज़ाविज़ और भारत के विज़ाविज़, क्योंकि वहां पर तिकोनी बयान होना है, और वो बयान भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि चीन किस तरीके से इस पूरे खित्ते के अंदर, यानी भारत, पाकिस्तान और चीन के अंदर अपना दबदबा और अपना असर जो है वो बनाना चाहता है। इन बयानात से आपको जो है वाज़ेह हो सकता है। तो फिलहाल चीनी वज़ीर खारजा का दौरा भारत मुकम्मल, आज से उनका दौरा पाकिस्तान शुरू होगा। इस पर पूरी नज़र रहेगी, क्या कुछ वहाँ से बयान होगा, इस पर आपको पल पल का अपडेट ज़रूर बताएंगे। बात हम चीन की कर रहे थे, बात हम रूस की बता रहे थे आपको, लेकिन खबर पाकिस्तान से भी है, और चीनी का बहरान पाकिस्तान के अंदर बड़ा तेज हो रहा है।
जी हाँ, बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर जहां चीनी बहरान लगातार जारी है। पाक भारत दूरियां अब बाज़ाब्ता तौर पर सामने आ रही हैं। पाकिस्तान ने चीनी के लिए अब आलमी टेंडर करने का ऐलान किया और इस भारत और इजराइल को लिस्ट से बाहर रखा है। पाकिस्तान की जानिब से जो टेंडर जारी किए गए उसमें भारत और इजराइल को इस लिस्ट से बाहर रखा गया है। इस आलमी बोली जो शुरू होगी वो 14 अप्रैल से शुरू होगी। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से चीनी को लेकर वहां पर बहरान चल रहा, उस सिलसिले को लेकर अब वहां पर टेंडरिंग बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गई है और 14 अप्रैल से इस आलमी टेंडर को लेकर बोली का ऐलान भी होगा, बाज़ाब्ता शुरुआत होगी। लेकिन इजराइल और भारत को इस लिस्ट से जो है बाहर रखा गया। आपको बताते हैं कि भारत जो है दुनिया का दूसरा ऐसा मुल्क है ब्राजील के बाद जहां पर जो है शुगर की दरामदगी सबसे ज्यादा होती है। पाकिस्तान की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर चीनी के हवाले से, चीनी को इंपोर्ट करने के हवाले से टेंडर जारी कर दिए गए और ये ग्लोबल टेंडर है। 50,000 टन चीनी जो है वो लेने की बात सामने रखी गई है। और लेकिन जब ये फहरिस्त सामने रखी गई कि हम ये टेंडर डाल रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से टेंडर सामने आया तो उसमें 2 मुल्कों पर पाबंदी बरकरार रही। इजराइल और भारत को इस लिस्ट से बाहर रखा गया है। इजराइल के लिए आप समझ सकते हैं पाकिस्तान और इजराइल के रिश्ते उतने ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर माने जा रहे थे। और गुज़श्ता कई हफ्तों से इस बात का खुलासा भी पेश हो रहा था कि शायद आहिस्ता आहिस्ता करके ट्रैक पर गाड़ी दौड़ रही है। और कुछ मुबस्सिरीन और सफारतकारों का यह भी मानना था कि जब टेंडर आएगा तो उसमें भारत का नाम नहीं होगा, यानी उस बैनड लिस्ट में भारत का नाम नहीं होगा और उस तरीके से वो तिजारत जो है वो कर सके एक सिस्टमेटिक वे में। लेकिन यहाँ पर जो टेंडर रात देर गए जारी हुआ पाकिस्तान की तरफ से, उसमें इजराइल और भारत को उस लिस्ट से बाहर रखा गया है। जो कंट्रियां जो मुल्क इस टेंडर में हिस्सा ले सकते हैं। आसिफ गौहर कुछ ने आपको पहले ही बताया कि भारत दूसरे नंबर पर है चीनी की पैदावार के हवाले से। ब्राज़ील नंबर 1 है, भारत दूसरे नंबर पर है। और लगातार जब आप भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को देख रहे, चाहे नवाज शरीफ के टेन्योर में आप देखिए, जनरल मुशर्रफ के टेन्योर में देखे या उससे पहले जरदारी वाले टेन्योर में देखे, तो लगातार भारत से तिजारत हुई है। और नवाज शरीफ के टेन्योर में तो सबसे ज़्यादा तिजारत हुई थी और यहाँ पर यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद ये मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन पाकिस्तान ने रात देर के जो टेंडर, ग्लोबल टेंडर जारी कर दिया, उसमें भारत और इजराइल को बाहर रख दिया है। तो ये बात थी जनाब पाकिस्तान के हवाले से। मामला चीनी का है, लेकिन चीनी जो मिठास पैदा कर सकती थी भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में, यहां पर कड़वाहट साफ नजर आ रही है, क्योंकि उस बैन लिस्ट में 2 मुल्कों का नाम है, इजराइल और भारत। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात वजीर आजम की भी आपको बताते हैं, क्योंकि कोरोना का कहर है और इस बीच लगातार केसेस आ रहे हैं। और खबर इस वक्त यह सामने आ रही है कि वजीर आजम की सदारत में कोरोना वायरस से कैसे निपटा जाए, इस सिलसिले में दोबारा एक मीटिंग नई दिल्ली के अंदर मुनक्किद होने जा रही है। जी हाँ, बात करेंगे मुल्क में जिस तरह से कोरोना वायरस का बहरान लगातार जारी है, कहर जारी है, उस सिलसिले में वजीर आजम सभी उज़राए आला और गवर्नरों से भी बात करेंगे, मुलाकात करेंगे, मीटिंग करेंगे। और 8 अप्रैल को ये मीटिंग होगी वर्चुअल तौर पर। मीटिंग के दौरान कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। आपको बताते चले, जहां कल 1 लाख से ज्यादा केसेस सामने आए हैं, अमेरिका के बाद ये भारत दूसरा मुल्क बन गया है जहां एक ही दिन में 1 लाख से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। उसके साथ ही अब जो है 8 अप्रैल को माना जाता है, यानी कि थर्सडे, 1-2 दिन के बाद ही इस तरह से एक मीटिंग होगी जहां पे सभी वज़राए आला के साथ साथ गवर्नरों से भी मीटिंग होगी। कई अहम फैसले माने जाते हैं, लिए जा सकते हैं, क्या पाबंदियां लग सकती है, उसका फैसला जो है मीटिंग के बाद ही लिया जाएगा। बड़ा फैसला होना है जी 8 तारीख को, आज 6 है, 2 दिन के बाद यह मीटिंग होनी है दिल्ली के अंदर, जिसमें वजीर आज़म सदारत करेंगे। कोरोना मुखालिफ ऑपरेशन के हवाले से बात सुनी जाएगी सभी वज़राए आला की, और जहां पर वज़ीर आला नहीं है वहां पर गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नरों को भी मदऊ किया गया है, यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो इसमें शरीक होंगे। जहां हम ये बात आपको बता रहे हैं, वहीं पर दिल्ली हुकूमत की तरफ से इस बात का ऐलान कर दिया गया कि वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो दिल्ली के अंदर अब 24 घंटे खुले रहेंगे, 24 आवर्स जो है वो चालू रहेंगे, ताकि वैक्सीन कारी के अमल को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाए। वज़ीर आज़म की सदारत में तो मीटिंग होनी है, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नरों को भी बुलाया गया है, लेकिन ये उस वक्त बुलाया गया है जब मुल्क के अंदर कोरोना का कहर
तेजी के साथ बढ़ रहा है और कल 1 लाख से ज्यादा केस सामने आए थे, जिसके बाद मुख्तलिफ टास्क फोर्स की तरफ से भी मुख्तलिफ रियासतों के लिए अहकामात जारी कर दिए गए हैं। तो ये बात तो थी वज़ीर आज़म की। इसके साथ साथ आपको एक और खबर भी बताते चले, जब कोरोना की हम बात कर रहे हैं तो कोरोना के हवाले से नए आदाद शुमार भी सामने आए हैं, जहां कल एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 1 लाख से ऊपर केसेस सामने आए थे। वहीं पर ज़राए के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 98,580 नए केस सामने आए हैं। 98,580 केस सामने आए हैं और तकरीबन 440 लोगों की मौत पिछले 24 घंटों के दौरान सामने आई है। आपको बताते हैं कि मुल्क भर में लगातार कहर जारी है, कोरोना वायरस का कहर। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 96,580 नए मामले जो है सामने आए हैं और 440 अफराद की मौत भी वायरस के साथ हुई है। उसमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, जहां पर 47,288 मामले मस्बत मामले सामने आए, यानी कि 10,000। कल महाराष्ट्र के अंदर 47 आज 47 आए हैं, लेकिन कल अगर हम बात करेंगे तो तकरीबन 58,000 के मामले सामने आए थे, 10,000 कम। उसके साथ साथ ही छत्तीसगढ़ में 7,302 और कर्नाटका में 5,279 जो मामले सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर के बाद उसके साथ ही अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में भी 442 नए मस्बत मामले सामने आए हैं, जबकि 2 अफराद की मौत भी वाक़या हुई है। उसके साथ साथ ही लेह के अंदर भी जो नए 48 मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस का कहर जारी है। डॉक्टरों और महकमा सेहत के तमाम मुलाजमीन की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई है। नाज़िम सेहत का ताज़ा हुक्मनामा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल कर दिया गया है और मजीद 442 केस जो कल के आज कितने आएंगे अल्लाह रहम करे उस पर उम्मीद। जिस तरीके से टेस्टिंग और जिस तरीके से लोग अब अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, तो कल आपको यह भी याद होगा कि डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से बयान क्या जारी कर दिया गया कि नौजवानों की एक बड़ी तादाद अब अस्पतालों में दोबारा भर्ती हो रही है, क्योंकि एहतियात हमसे छूट चुका है। और यही वजह है कि हालात इस तरीके के सामने आ रहे हैं। कश्मीर की सयाहत पर आए सयाह की भी कोरोना वायरस की वजह से मौत हुई है। और ये याद रखिएगा, जब वो एयरपोर्ट आया था तो उसका टेस्ट नेगेटिव था। उसके बाद अचानक 3 दिन के बाद उसको सिम्टम्स आए, जिसके बाद उसका टेस्ट हुआ और अचानक आनन फानन में उसकी डेथ सीडी अस्पताल श्रीनगर के अंदर हुई है। और अब जो खबर इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि किस तरीके का माहौल इस वक्त वादी कश्मीर के अंदर है, जम्मू के अंदर है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल जम्मू में कोविड-19 की वजह से 70 साला खातून की मौत भी वाक़या हुई है और उसके साथ साथ एक दिन में 122 मस्बत केस जम्मू में कल आए हैं, जिनके बाद मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो टेस्टिंग फैसिलिटी को बढ़ा दिया गया है। और टेस्टिंग फैसिलिटियां जब बढ़ा दी गई हैं, कोशिश करूंगा मैं आज के ताज़ा विजुअल भी आपको दिखाएं, क्योंकि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर किस तरीके का माहौल है। और दिल्ली से जब आप बैरूनी रियासत से लखनपुर तक पहुंचते हैं तो लखनपुर पर क्या कुछ सूरत हाल है। कल हमने आपको बताया था कि लखनपुर पर एक छोटी सी चिट्ठी आपके हाथ में थमाकर निकाला जाता है, उसके फौरन बाद इंतजामिया हरकत में आई है और माना जा रहा कि जो भी गाड़ी बैरूनी रियासत से लखनपुर स्टेशन पर आ रही है उसे रोका जाता है और वहां पर बाज़ाब्ता तौर पर कोविड टेस्टिंग की जा रही है। लेकिन जब ये कोविड टेस्टिंग हो रही है तो वहां पर प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखा गया है, कोई दूरी नहीं है। यानी प्रोटोकॉल मतलब ये कि दूरी का कोई भी ख्याल नहीं है। मास्क के लिए काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, लेकिन जो दूरी वहाँ पर होनी चाहिए थी वो नज़र नहीं आ रही है। ये लखनपुर से इतलात आ रही है। वैसी ही खबरें जो है वो वादी के मुख्तलिफ सेंटर से भी सामने आ रही है, जहाँ पर लोग वैक्सीनेशन के लिए तो जाना चाहते हैं, लेकिन उन वैक्सीनेशन सेंटर्स पर किसी तरीके का भी निज़ाम जो है वो सही तरीके से राइज नहीं किया गया है। दूरी का सवाल ही नहीं। और वैक्सीन करने के फौरन बाद जो लोग हैं उन्हें घरों की ओर रवाना किया जाता है, जबकि एहतियात ये था कि उन्हें रोका जाए, उसके बाद उन्हें बाहर भेजा जाए। यहाँ पर अक्सर शिकायतें ये हैं कि वैक्सीन तो किया, विदिन 5 या 8 मिनट में उसके बाद वो सेंटर से बाहर चले गए। तो इस वक्त की सूरत हाल ये है कि टेस्टिंग भी चल रही है, एहतियात काफ़ी कम बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से केसेस में काफ़ी ज़्यादा
उछाल सामने आ रहा है। और इस सिलसिले में अगर हम बात करेंगे, इंतजामिया की जानिब से मुतअद्दिद मकामात पर जो है कार्रवाइयाँ जारी है और कोरोना मुखालिफ जिस तरह से SOPs को फॉलो करने के हवाले से इंतजामिया कई बार जो है मार्केटों का दौरा भी करते हैं। वहाँ पर जो बिना मास्क के उनके खिलाफ जुर्माना भी आयद होता है। लोगों से अपील भी की जाती है कि वो मास्क का इस्तेमाल करने के साथ साथ अगर कहीं पे भी जाएंगे, चाहे अस्पताल जाएंगे या दीगर कई मकामात पर जाए, तो समाजी दूरी का खास ख्याल रखा जाए। चलिए जी, बढ़ते हैं जी आगे। इसके बाद आते हैं जरा एक और खबर पर, और उसके फौरन बाद हम आएंगे जी जम्मू कश्मीर की खबरों पर। और खबर जरा आज सभी टीवी चैनल्स पर आप देख रहे होंगे कि आज चंद रियासतों के अंदर इंतखाब है, और उस इंतखाब को लेकर कांग्रेस के जाविये से उसको अपने तरीके से देखा जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की जाविये से और उनके एंगल से इस चुनाव को जो है वो देखा जा रहा है। लेकिन आज जो चुनाव होने जा रहा है, ये तकरीबन 3 रियासतों और एक मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाके के अंदर चुनाव होने जा रहा है। 475 सीटों पर आज चुनाव होने जा रहा है, और ये चुनाव जो है वो इंतहाई अहम माना जा रहा है। तो ये तो चुनाव को लेकर एक खबर है कि आज वोटिंग हो रही है और मुख्तलिफ हाइपर सेंसिटिव जोन्स के अंदर वोटिंग हो रही है। लेकिन आसाम से भी खबर सामने आई है, जहां पर इलेक्शन कमीशन ने इस बात को मान लिया है कि गलतियां और धांधलियां की गई हैं, और यही वजह है कि कई मरकजों पर जो पोलिंग अमला था उन्हें मुअत्तल करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। मिसाल हम पेश कर देते हैं कि असम का एक पोलिंग मरकज है जहां पर टोटल 90 वोटर है, लेकिन जब शिकायत गई, ईवीएम को खोला गया तो 171 वोट मिले, 171, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने यह बड़ी धांधली मानते हुए इसके खिलाफ कार्रवाई भी की है। जी, हम बात करेंगे मुल्क की 3 रियासतों के साथ साथ एक यूटी में आज चुनाव हो रहे हैं, और चुनाव से कबल सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव के दौरान धांधलियों का सख्त नोटिस भी लिया है। जो असम में पोलिंग हुई थी उसको लेकर एक जो है सामने आया था, जहां पर 90 के करीब राय दहानगान सिर्फ वोट पड़े। 90 राय दहानगान का लिस्ट में नाम शामिल था, लेकिन जब वोट देखे गए तो वहां पर 171 वोट पड़े थे। उसके साथ ही अब जो ये धांधली सामने आई है, इलेक्शन कमीशन ने भी इसका एतराफ किया है कि वहां पर धांधली हुई है। उसके साथ ही जो अमला वहां पर था उसको बाज़ाब्ता तौर पर अब बताया, इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया है कि अब जो अमला वहां पर तैनात था उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। अब ये चुनाव जो है इसको कांग्रेस के जाविये से थोड़ा देख लीजिएगा। कांग्रेस जिस तरीके से चंद रियासतों के अंदर मेहनत और तगदो कर रही है, और कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने एक रियासत के अंदर मुकम्मल कमान संभाल के रखी है। माना जा रहा है कि चुनाव मुकम्मल होने के बाद पार्टी के अंदर जो है एक बड़ा फेरबदल है, क्योंकि पार्टी के लिए एक मुकम्मल सदर की ज़रूरत है, और जून उसके लिए मुकर्रर किया गया कि जून के महीने में पार्टी जो है वो एक मुकम्मल सदर लेगी जो 24/7 काम करेगा। तो आज अप्रैल चल रहा है, अप्रैल के आखिर तक ये चुनाव चलने हैं। मई के अंदर जो है वो नताइज आने हैं, और ये नताइज डायरेक्टली कांग्रेस पर इफेक्ट करेंगे कि राहुल की कमान सही है या प्रियंका वाड्रा गांधी जो मैदान में आई है, या दोनों को नज़रअंदाज करते हुए कोई और आएगा। ये भी बड़ा सवाल है। ये इन्हीं चुनावों के साथ मुबस्सिरीन का देखना काफ़ी ज़रूरी भी देखा जा रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि इन चुनावों का असर कांग्रेस के चुनाव पर भी बराह रास्त पड़ सकता है। बहरहाल ये तो बड़ी खबर है, दिल्ली की खबर है। अब आते हैं हम अपनी जम्मू कश्मीर की खबरों की ओर, और ख़बर शुरुआत करते हैं उस हमले की सबसे पहले जो गुज़श्ता दिनों हुआ था, जिसमें एक कांस्टेबल से हथियार भी छीना गया था, और मामला बीजेपी के एक सीनियर लीडर की रिहाइशगाह पर फायरिंग का था, जिसमें फिर बाद में जख्मों की ताब न लाकर कांस्टेबल चल बसा था। लेकिन अब उसमें पेशरफ्त हुई है, जिसे आप नौगाम हमला कहते हैं। नौगाम हमला में पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है, और 2 लड़कियों की गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है, और दोनों लड़कियों का ताल्लुक जिला बड़गाम के किन्यामा इलाके से बताया जा रहा है। रात देर गए खबर रसा इदारों की तरफ से इस खबर को जो है वो दिया गया, और उसके बाद पुलिस ज़राया ने इस खबर की तस्दीक भी की। एक तरफ से ये खबर सामने आ रही थी, वहीं पर
शहर श्रीनगर के खानियार इलाके में कल पुलिस ने इस बात का दावा भी पेश कर दिया कि आईईडी को नाकारा बनाया गया। यानी दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है, एक शहर के अंदर खानियार इलाके के अंदर आईईडी का होना और उसे नाकारा बनाना, और शहर के अंदर आईईडी का मतलब क्या होता है आप समझ सकते हैं। और खानियार जैसे कंजेस्टेड एरिया में अगर ये आईईडी मिलती है तो उससे कितना नुकसान हो सकता था आप समझ सकते हैं। लेकिन पुलिस ने जो बड़ी बात सामने रखी है कि एक ब्रेक थ्रू हुआ है जी। पिछले हफ्ते जो हमला हुआ बीजेपी के लीडर के घर पर फायरिंग हुई है, उसमें 2 लड़कियों की गिरफ्तारी हुई है और उन दोनों लड़कियों पर यह इल्जाम है कि वो बराह रास्त या बिलवास्ता इस हमले में मुलव्वस है। और ये जब ये मामला सामने आया तो इसमें अब तफसील भी सामने आ रही है कि एक 22 साला है और एक 23 साला लड़की है और दोनों केन्यामा बड़गाम की रहने वाली है और नर्सिंग स्टूडेंट्स भी हैं। इस तरीके की भी खबर सामने आ रही है। लेकिन पुलिस स्टेशन नौगाम जो है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एक एफआईआर दर्ज की थी 27/2021 अंडर सेक्शन 307, 302, 392 आईपीसी, और जो आर्म्स एक्ट है 7/27 उसके तहत एक एफआईआर थी। उसी एफआईआर के तहत जब कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया, तफ्तीश को आगे बढ़ाया गया, तो ये 2 लड़कियां जो है गिरफ्तार हुई हैं। मजीद तफसीलात क्या कुछ है, सीधे चलते हैं हमारे साथ इस वक्त हिलाल हांजूरी श्रीनगर से ज्वाइन किए हुए। हिलाल, बड़ी खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर के घर पर फायरिंग हुई है। उस फायरिंग के नतीजे में एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। पहले पुलिस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने कहा था कि 3 लोग आए जी, एक बुर्कापोश था जिसके बारे में पहले ये खदशा था कि शायद ये लड़की है, बाद में पता लगा वो लड़का है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज ने हर एंगल से इसको साबित कर दिया था। और ये क्लियर किया गया कि उसमें कुछ लोगों की मौत हुई है, मिलिटेंट जो है वो मारे गए हैं, हथियार बरामद हुआ। अब उस केस में मजीद तफ्तीश के दौरान 2 लड़कियों की गिरफ्तारी की भी खबर आ रही है। क्या कुछ तफसील है आपके पास और पुलिस जरा क्या कुछ कह रहे हैं? क्या इन्होंने कोई मदद दी थी या बराह रास्त इनकी मुलविस है किसी तरीके से? क्या कुछ पुलिस कह रही है? बिल्कुल गौहर, जैसे कि आपने खुद ही कहा कि बीजेपी के जो लीडर हैं उनके घर पर यह हमला हुआ था जिसमें बराह रास्त या बिलावास्ता इनकी इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही है। लेकिन जो पुलिस राय के साथ हमारी बात हुई है उनका मानना है कि अभी तफ्तीश जो है वो तहकीकात अभी भी जारी है और मोस्ट प्रोबेबली आज दिन में या कल दिन में और भी कुछ गिरफ्तारियां इसमें मुतवक्का है, क्योंकि कुछ लीड्स जो है पुलिस को मिली हुई है इन जो 2 लड़कियां हैं यहाँ पर उनसे, और माना जा रहा है कि मजीद कुछ लोगों की और गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि एक ग्रुप के तौर पर ये काम कर रहे थे। फिलहाल यही है क्योंकि उस वक्त एक बुर्कापोश जो है कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो पुलिस ने खुद भी उसका इजहार किया था कि एक बुर्कापोश है। हो सकता है कि इन्हीं 2 में से कोई बुर्कापोश भी हो, क्योंकि अभी तहकीकात ही इसकी जारी है और माना जा रहा है कि 1 या 2 दिन के अंदर अंदर इस हवाले से बाकायदा पुलिस एक स्टेटमेंट के तौर पर सामने आ सकती है या इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है जिस पर पूरी डिटेल जो है वो ये बताइएगा, क्या इन्हें शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया, ओजीडब्ल्यू की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया, या इन्हें मुआविन के तौर पर माना जा रहा कि ये मुआविन थी और इसलिए इनकी गिरफ्तारी हुई है? आपके जराए आपको क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, जैसे कि मैंने खुद ही कहा कि जो पुलिस ऑफिसर्स के साथ हमारी बात हुई है उनका मानना है कि अभी वो इस पर ज्यादा लबकुशाई नहीं कर सकते हैं, बल्कि कुछ लीड्स जो है वो पुलिस को हासिल हुई है जिसकी बिना पर इन्हें हिरासत में लिया गया है और अभी ये रामबाग में जो पुलिस स्टेशन है वुमेन्स का, वहां पर अभी भी उन्हें बंद किया हुआ है और उनसे मजीद पूछताछ जो है की जा रही है, जिसकी वजह से मजीद कुछ गिरफ्तारियां मुतवक्का है, क्योंकि पुलिस का मानना है कि इनसे भी कुछ मालूमात हासिल हुई हैं जिसकी बिना पर मजीद कुछ लोगों को अभी इंट्रोगेट करने की जरूरत है, उन्हें तलब करने की जरूरत है और मोस्ट प्रोबेबली आज या कल दिन में वो गिरफ्तारियां भी हो सकती है, जिसके फौरन बाद ही पुलिस एक वाज़ेह स्टेटमेंट के तौर पर सामने आ सकती है और इस हवाले से मुफस्सल जो जानकारी है वो मीडिया के सामने रख सकती है। अच्छा जी, ये भी खबर है कि ये दोनों जो है ये तलबा है और लगातार तालीम हासिल कर रहे हैं, टेक्निकल तालीम हासिल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, एक के बारे में यही बताया जा रहा है कि वो नर्सिंग जो है कोर्स कर रही है और चाडोरा इलाके में ज़ेर तालीम है और दूसरी भी पढ़ाई कर रही है, लेकिन चूंकि हम जानते ही हैं कि जिस तरह से इस तरह की एक्टिविटीज में अगर कोई भी मुलविस हो तो उसके खिलाफ वैसे ही कार्रवाई होती है जैसे इससे पहले भी होती आई है, जिससे कानून के अंदर जो गुंजाइश है उसी मुताबिक। हम अभी भी उनके न डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के हवाले से अभी पुलिस भी कोई पुष्टि नहीं कर रही है, बल्कि इतना जरूर है कि ये एक तहकीकात का हिस्सा है और इसमें ये इन्वॉल्व भी हो सकते हैं।
बहुत शुक्रिया हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल खबर यह कि 2 लड़कियों की गिरफ्तारी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर के घर पर फायरिंग हुई थी, जिसके नतीजे में एक हथियार वहां से मिसिंग था और एक पुलिस कांस्टेबल की मौत वाक़या हुई थी। उसके फौरन बाद हमने देखा कि पुलवामा इलाके के अंदर एनकाउंटर हुआ। उस एनकाउंटर के अंदर मिलिटेंट मारा गया, जिसके मुतालिक पुलिस का बयान ये था कि ये उसमें मुलविस था और हथियार बरामद करने का दावा भी किया था। फिलहाल उस केस को आगे बढ़ाया गया और उसमें 2 लड़कियों की गिरफ्तारी हुई है और दोनों पर यह इल्जाम है कि उन्होंने मिलिटेंटों का साथ दिया है। अब किस हद तक आगे ये केस चलेगा, इस पर हमारी नजर रहेगी और आपको पल पल का अपडेट जरूर बताएंगे। चलिए जी, बढ़ते हैं जी आगे। अब जरा एक और खबर की ओर करते हैं और खबर जरा उन मुलाजमीन की करते हैं जिनके मुस्तकबिल के बारे में कोई अता पता नहीं है। जैकफेड एक ज़माने में एक बड़ा इदारा हुआ करता था और एक बड़ा काम उनके ज़िम्मे सौंपा गया था। और जैकफेड फेडरेशन जब सामने आया था, जब जैकफेड को बनाया गया था, तो ये कहा गया था कि जनाब बड़ी चीज़ें जो है वो स्ट्रीमलाइन होनी और काफ़ी देर तक वो मामला चला और उसके बाद बंद इंतज़ामिया और जो नज़म शिकनी के मामला हैं वो वहाँ से देखने को मिले। और कई बार जो कोऑपरेटिव के वजीर रहे हैं रियासत के अंदर, उन्होंने खुलकर इस बात का इजहार किया कि जैकफेड जो है अब वो जैकफेड रहा नहीं, वो सिकेंडल का फेड बना है और वहाँ पर अब दुरुस्ती करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब दुरुस्ती हुई नहीं तो इंतज़ामिया ने बड़ा फैसला लिया कि जैकफेड को तहलील कर दिया और जब उसे ख़त्म कर दिया तो अब उनके मुलाजमीन को क्या करना है, अभी तक इंतज़ामिया की तरफ से कोई भी बड़ा फैसला जो है वो नहीं लिया गया। बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे हैं इसमें कि तकरीबन 2019 के बाद जब ये 2019 से लगातार मुलाजिम जो है वो परेशान है, हुकूमत की तरफ से फैसला ये लिया गया कि जैकफेड जैसे इदारे को ख़त्म कर दिया गया। और जो एदाद शुमार हमारे पास है वो ये बता रहे हैं कि 200 के करीब मुलाजमीन उस फैसले के बाद रिटायर हुए और उससे पहले भी कुछ लोग रिटायर हुए थे, उन्हें आज तक भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो है वो नहीं दी गई हैं। और जो मुलाजमीन हैं जो अदर डिपार्टमेंट्स के अंदर अटैच हुए थे, उनके बारे में भी अभी कोई हतमी फैसला नहीं लिया गया कि क्या कुछ करना है। जब आप इंतज़ामी अमूर चलाने वाले अफराद के साथ बात करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं, तो पता लगता है कि हुकूमत ने तो एक फैसला लिया कि जैकफेड को ख़त्म कर दिया, इसके सभी चीज़ों को ख़त्म करने के साथ साथ ये फैसला लिया था कि अब आगे जो मुलाजमीन हैं उनके हवाले से डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन तब से लेकर अब तक कोई भी फैसला नहीं लिया गया। रिटायर एम्प्लॉयज़ तो अपनी जगह परेशान है ही, क्योंकि उन्हें रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिल नहीं रहे हैं। उसके साथ साथ जो एम्प्लॉयज़ हैं जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर है या अभी भी किसी तरीके से वो अटैचमेंट के लिए कहीं और डिपार्टमेंट्स में है, तो उन्हें भी कोई बड़ी राहत जो है वो नहीं मिल रही है। और उसके बाद उनका यही मानना है कि हुकूमत जो है वो जानबूझकर इस तरीके का माहौल बना रही है जिसमें तकरीबन 2000 के करीब मुलाजमीन जो है वो कसम पुरसी के शिकार बन रहे हैं। तो बात ही जनाब जैकफेड की, क्योंकि जैकफेड को लेकर हुकूमत का फैसला आया था, इसको ख़त्म किया गया था, जिसके बाद काफ़ी लोगों ने इसको सराहा, कहा कि अच्छा कदम है। लेकिन जो मुलाजमीन वहाँ पर थे उनका क्या, उस हवाले से इंतज़ामिया ने कोई भी ठोस पॉलिसी अभी तक नहीं बनाई है। जी तो बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे अब दरबार मूव के हवाले से। जी हां, आपको बताते चले कि दरबार मूव जो है उससे कबल इंतजामिया के एक बड़ा फैसला है। जम्मू से श्रीनगर की हसास फाइलों जो है उन्हें 10 गाड़ियों में अब मुंतकिल किया जाएगा और अप्रैल 15 तक जो है सभी फाइलों को डिजिटल करने का भी फैसला लिया गया है। GAD की तरफ से ये हुक्मनामा जारी हुआ है। आपको बता 30 जो है अप्रैल तक जो है दरबार मूव वहाँ जम्मू में बंद होगा कामकाज और 10 मई को श्रीनगर के अंदर जो दफातर नए सिरे से वहां पर दोबारा उनमें कामकाज शुरू होगा। और डिजिटल के हवाले से जो उस पर खर्चा होता है उससे बचने के लिए ये नया जो है हुक्मनामा, जो फैसला जो है वो लिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि दरबार मूव की तारीख में यह पहली बार होगा कि सारा रिकॉर्ड जम्मू से श्रीनगर मुंतकिल नहीं किया जाएगा। यह पहली बार होगा जब सारा रिकॉर्ड जम्मू से श्रीनगर मुंतकिल नहीं होगा, बल्कि सिर्फ हसास रिकॉर्ड यानी हसास फाइलें और अहम फाइलों को मुंतकिल करने की बात GAD की तरफ से सामने रखी गई है। और बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा जारी कर दिया गया है कि तैयारियों से कबल हसास रिकॉर्ड जो होगा उसे ही भेजा जाएगा। और जो तकरीबन 200-250 गाड़ियाँ लाइन अप होती थी और सारा एक एक पेज का रिकॉर्ड जो था वो श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से श्रीनगर मुंतकिल होता था, उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सिर्फ 10 गाड़ियाँ
कमोबेश इस्तेमाल होंगी और उसमें महदूद अंदाज में उस रिकॉर्ड को भेजा जाएगा जो हसास या इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए GAD की तरफ से यह फैसला लिया गया कि ई गवर्नेंस को देखते हुए और ई गवर्नेंस के निज़ाम को सिविल सेक्रेटरीट के अंदर राइज करने के लिए फिलहाल 15 अप्रैल तक सिविल सेक्रेटरीट के सारे रिकॉर्ड को जो है वो डिजिटल करने का फैसला लिया गया है। सारा सिविल सेक्रेटरीट का रिकॉर्ड जो है वो ई ऑफिस में चला जाएगा और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के लिए ये कहा गया कि कॉन्फिडेंशियल और सेंसिटिव फाइल्स की एक फहरिस्त बनाई जाए जो GAD को भी दी जाए और सिर्फ उन्हीं फाइलों को मूव करने का यानी जम्मू से श्रीनगर भेजने का इख्तियार होगा। बाकी मानदा जितना भी रिकॉर्ड है उसको बाज़ाब्ता तौर पर आपने डिजिटलाइज करना है, आपको कंप्यूटराइज करना है और सिर्फ कंप्यूटराइज के ज़रिए से ही कंप्यूटराइजेशन का इस्तेमाल करके ही आप फाइलों पर नोटा नोटी और दीगर मामले भी होंगे। तो ये बात आपको याद रखनी होगी कि पिछले कई हफ्तों पहले यानी तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले अगर आपको याद होगा तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में जो इजलास हुआ था उसमें इस बात को सख्ती के साथ अमलाने की हिदायत जारी कर दी गई थी कि सिविल सेक्रेटरीट और सिविल सेक्रेटरीट के साथ मुंसलिक जितने भी इदारे हैं उन सभी को अब डिजिटल होना होगा। और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर बजट एलोकेशंस को रख दिया गया था और जो फाइलें हैं उनका काम भी शुरू कर दिया गया था। लेकिन अब ऑफिशियल ऑर्डर आने के बाद यह साफ हो गया जब दरबार में 30 अप्रैल को बंद होगा जम्मू के अंदर और दोबारा 10 मई 2021 को श्रीनगर के अंदर खुलेगा, उससे पहले हसास फाइलों की फहरिस्त और 10 गाड़ियों के अंदर सिविल सेक्रेटरीट का सारा रिकॉर्ड श्रीनगर मुंतकिल किया जाएगा और बाकी मानदा रिकॉर्ड अपनी जगह पर रहेगा और वो डिजिटल होगा। और डिजिटलाइजेशन के सिलसिले में पहले ही हुकूमती सतह पर काम शुरू कर दिया गया है। लेटेस्ट होप सो माना जरा कि जब ये ई गवर्नेंस का निज़ाम होगा, ई ऑफिस बनेंगे तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं कि आपकी दरख्वास्त का क्या हुआ, आपकी फाइल कहां पर है और कितने दिनों से एक अफसर के टेबल पर वो फाइल रुकेगी। क्योंकि हमने ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पर आपको याद दिलाएं, जिन लोगों ने पासपोर्ट ऑफिस का दौरा किया हो या पासपोर्ट बनाने के लिए गए हो, वहां पर आप देखते हैं कि आप एंट्री करते हैं तो एक टेबल पर आते हैं, काम खत्म करके दूसरे टेबल पर जाते हैं, तीसरे टेबल पर जाते हैं, चौथे टेबल पर जाते हैं, उसी के साथ बाहर जाते हैं। तो आपका काम एक क्यू में चलता है, पहले एक जगह फोटो, एक जगह सिग्नेचर, एक जगह आपको कंपाइल करके बाहर भेज दिया जाता है। उसके बाद आप घर बैठे देखते हैं कि आपकी फाइल कहां कहां पहुंची है, वेरिफिकेशन प्रोसेस कहां पहुंचा, क्या पासपोर्ट तैयार हुआ नहीं हुआ, ये सारी चीजें आप घर बैठे और आपको दफ्तर आने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसी मॉडल को लगभग अडॉप्ट किया जाएगा सिविल सेक्रेटरीट के अंदर भी। और लगातार इस बात को लेकर मुख्तलिफ तबका फिक्र के लोग लगातार इसरार भी कर रहे थे कि ये जो खर्चा इस पर किया जा रहा है इसको कम किया जाए और ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो। अब पहली बार जम्मू कश्मीर की तारीख में यह होगा कि सिर्फ 10 ट्रकों के अंदर हसास और अहम फाइलों को श्रीनगर मुंतकिल किया जाएगा और ई ऑफिस कॉन्सेप्ट जो है श्रीनगर और जम्मू सिविल सेक्रेटरीट के अंदर अब आपको देखने को मिल सकता है। होप सो कि ये सारा ठीक ठाक चले। यहाँ सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये जानना चाहते हैं क्या दरबार श्रीनगर या जम्मू के अंदर इसमें अफराद कुव्वत में कोई फर्क पड़ सकता है, जो डिजिटलाइजेशन के हवाले से बात की जा रही है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग जो है, देखिए जहां तक अफराद जो हमारे अफराद जो लोग सिविल सेक्रेटरीट के अंदर है उनका काम तो बराबर रहेगा। अब वो पेन और फाइल पर लिखते थे, अब उन्हें कंप्यूटर लिखना होगा। और जितने भी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, चाहे वो PDD हो और दीगर डिपार्टमेंट्स हो, वहां पर 70 to 80% तो ऑलरेडी कंप्यूटराइज होता है। चिट्ठी आप कंप्यूटराइज आजकल करते हैं, अब आप टाइप नहीं करते हैं। अब आप वहां पर सिर्फ डिस्पैच नहीं करते हैं, कंप्यूटर आपको डिस्पैच करना पड़ेगा। अब आपको ये जो पेपर वर्क है ये नहीं करना होगा, बल्कि मेल या स्कैन करके अपने तरीके से आपको उस फाइल को देना होगा। अगर आपने कस्टमर को कॉपी देनी है या अपने एप्लीकेंट को कॉपी देनी है तो उसके मेल पर उसको आप कॉपी दे सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मैन पावर पर कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो लोग अभी भी कंप्यूटर से दूर हैं उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलें ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उनके लिए भी आसानियां होंगी, क्योंकि अब मोबाइल ने सबके लिए आसानियां कर दी है। ऑन द क्लिक ऑफ द बटन आप दुनिया की कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन सिविल सेक्रेटरीट से कोई इंफॉर्मेशन ऑन द क्लिक ऑफ द बटन ले पाए ये नामुमकिन था। हमारे वेबसाइट्स अभी तक अपलोड पूरी तरह से नहीं हो पा रही थी, लेकिन होप्स हो कि अगर ये निज़ाम राइज होता है तो थोड़ी बहुत शफाफियत आपको ज़रूर निज़ाम के अंदर देखने को मिल सकती है। और जो मॉडल बताया जा रहा है कि जो
पासपोर्ट ऑफिस के अंदर है उसको अगर अडॉप्ट किया जाता है तो बड़ा आसान होगा बहुत सारे लोगों के लिए। चलिए जी बढ़ते हैं जी आगे। अब जरा बात करते हैं झील की, उस झील की जिसको लेकर सियासत भी हुई और जिस सियासत पर काफी लोगों ने चुनाव भी जीते हैं, झील डल को लेकर। और झील डल अजमत रफ्ता को बहाल करने के लिए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने कई बार अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया और कई कमेटियों को भी आज तक बनाया और उन्हें काम सौंपा कि क्या कुछ झील के अंदर हो रहा है। लेकिन कल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर एक बड़ा फैसला लिया गया। जितनी भी झैली कमेटियां जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने झील की देखभाल के लिए बनाई थी उन सब को खत्म कर दिया गया है और सीधे से जिम्मेदारी आयद कर दी गई लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी को और उन्हें कहा गया कि अब आप फोरफ्रंट पर आकर पूरा कमान जो है वो संभालिए और आगे बढ़िए। लेकिन कोर्ट को जब जरूरत पड़ेगी तो झैली कमेटियां भी तश्कील देंगे। सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो इस वक्त झील के इन अफसरों पर सौंपी गई है लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी को कि ड्रेनेज का पानी जो झील के अंदर आज के दिन भी जाता है उसे किस तरीके से प्लग किया जाए। जी हाँ नाजरीन, ये कल डिस्कशन में आया है कि झील के अंदर आज के दिन भी गंदा पानी बराह रास्त जा रहा है। मुख्तलिफ होटल्स का आउटलेट जो है वो झील की ओर है, उसे कैसे प्लग करेंगे ये टॉप प्रायोरिटी पे रखना होगा। और जो हाउस बोट्स एनवायरनमेंट के खिलाफ काम करेंगे यानी झील के सेहत के खिलाफ होंगे उनके खिलाफ भी ताज़ीबी कार्रवाई करने की बात जो है वो कही गई है। तो इस तरीके से हाई कोर्ट ने उन सारे पैनल्स को डिसबैंड कर दिया जो लेक कंजर्वेशन के लिए बनाई गई थी और पूरा मामला जो है वाइस चेयरमैन लेक्स वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी को दे दिया गया है और उन्हें कहा गया है कि स्कीमों की इंप्लीमेंटेशन और कंप्लीमेंट्स को वो यकीनी बनाए। मैनेजमेंट जो डल का है अराउंड और उसके साथ साथ जो एसोसिएशंस के साथ जो जिस तरीके का राब्ता आपका होना चाहिए और उन दफ्तरों के साथ जो राब्ता करना है वो अब लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट को करना होगा। पिछले कई दिनों से ये बात भी सामने आ रही थी कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जो है वो कमेटियां बनाता है, वो रिपोर्ट्स दे रहे हैं, लेकिन रिपोर्टों पर अमल दरामद जो है वो सरकार ने करना है और सरकार वहां पर लैल टू लैल से काम कर रही है। और दूसरी बात, जब आप लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी से कोई चीज पूछते थे वो कहते थे जनाब मामला हाई कोर्ट के अंदर है तो हाई कोर्ट देख रहा है। तो अपने आपको काफी बार वो बचा चुके हैं, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि पूरी जिम्मेदारी लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी को दे दी गई है। वो सर्वे करेंगे, प्रिपेयर लिस्ट करेंगे उन ड्रेन्स का जो डल के अंदर आ रही है, स्टेप्स क्या उठाएंगे उस हवाले से भी वो बताएंगे और साथ साथ कार्रवाई किस तरीके से वो करेंगे झील की अजमत रफ्ता को बहाल करने के लिए, उस पर भी जामिया हिकमत अमली पर वो काम करेंगे। और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट इस पूरे मामले पर नजर रखेगा। ये नहीं कि उन्होंने नजर छोड़ दी है, लेकिन यह बात आपको याद होगी कि कोर्ट के सामने मफाद आमा की दरख्वास्त आई थी जिसको लेकर यह बहस हो रही थी और अब यह फैसला कोर्ट ने लिया कि कोर्ट ने जो डायरेक्शंस देनी थी वो पास ऑन हो गई है। कुछ काम हो रहा है और कुछ काम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी यह है कि अब हंगामी बुनियादों पर लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी को आज़ाद किया जाए और वो अपना काम करे। तो उम्मीद करें कि लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो अपना काम करें। और ये जो कल नई बात सामने दोबारा से आई कि फुजलाजात झील के अंदर जो आता है वो हाउस बोट्स की वजह से आता है और मुख्तलिफ ड्रेन्स का ओवरफ्लो या जो आउटलेट है वो झील की ओर है, इसे रोकना होगा। यानी बड़ी जिम्मेदारी वाइस चेयरमैन लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी पर है कि किस तरीके से वो इस निज़ाम को अब बेहतर करेंगे। चलिए ये थी झील डल के हवाले से बात। अब बात ज़रा छत्तीसगढ़ में जो नक्सलियों की जानिब से सीआरपीएफ पर जो है उनके दरमियान जो एनकाउंटर हुआ है, हमला हुआ, उसको लेकर तकरीबन 24 के करीब सीआरपीएफ एहलकार जांबाक हुए और साथ ही साथ कई सीआरपीएफ एहलकारों को अगवा भी किया गया है। उन सीआरपीएफ एहलकारों में से जम्मू ज़िले का एक सीआरपीएफ एहलकार भी शामिल है। राजेश कुमार मनहास नामी सीआरपीएफ एहलकार को अगवा किया गया। उसके बाद ही कल भी हमने अपनी टीवी चैनल पर दिखाया कि किस तरह से उनके घर वालों ने मरकज़ी सरकार से अपील की है कि उनकी रिहाई के लिए जो है मज़ीद इक़दाम उठाए, ठोस इक़दाम उठाए। आपको बताते हैं कि बीजापुर इलाके में, छत्तीसगढ़ के बीजापुर इलाके में सीआरपीएफ और नक्सलियों के दरमियान जो है झड़प हुई है, जिसमें 24 के करीब सीआरपीएफ एहलकार जांबाक हुए हैं, 30 के करीब जख्मी हुए और कई जो सीआरपीएफ एहलकार हैं उन्हें अगवा किया गया है।
पूछा आपका बेटा कब का भर्ती है और कब का वो उधर कब का है। बातचीत किसी भी तरह की अभी कोई हुई? मैंने कुछ नहीं बोला उनको, ये बोला कि हमारा बेटा जल्द से जल्द वापस आना चाहिए। आपकी जिम्मेवारी है उस पर। आखिरी आपकी कब बात हुई थी? मेरी बात 1 हफ्ता हो गया पहले हुई थी, उसके बाद नहीं हुई है। फिर मैंने 1-2 बार फोन लगाया, नहीं उठाया उसने। पूछा मैंने बोला क्यों नहीं उठा रहा, पता नहीं। मैं इसको पूछा, वाइफ को, बोल रही ड्यूटी गए हुए हैं मामा। फिर 2 दिन बाद फिर मैंने 1 दिन बाद फिर किया फ़ोन, नहीं उठाया। मेरे को पता नहीं 2-3 बार मैंने किया फ़ोन, नहीं उठाया। फिर इसको पूछा, बोले मम्मी अभी नहीं आए हैं, वो कल हमारे को ये बात सुनगी। किस तरह की अपील करना चाहते हैं यहाँ की सरकार से, गवर्नर साहब से? गवर्नर साहब से यही बात करना चाहते हैं कि हमारा बेटा जल्द से जल्द वापस आना चाहिए और मेरा बेटा सुरक्षित होना चाहिए और अपने घर आना चाहिए। कितनी देर से वहाँ पर वो मौजूद थे अपनी ड्यूटी पे छत्तीसगढ़ में? अभी हो गया उसको, अगस्त में गए थे, 30 अगस्त को। अभी 8 महीने हो गया गए हुए उधर छत्तीसगढ़ में। कोई बातचीत नहीं हुई उनसे। उन्होंने भी यही बोला कि जो ग्राउंड रिपोर्ट हमारे पास है, आपके पास भी वही रिपोर्ट है, सेम। कुछ नहीं बोला उन्होंने। जिस तरह से वहाँ के एक लोकल रिपोर्टर से बातचीत हुई थी, तो क्या क्या बातचीत हुई आपकी? वो एबीसी का लोकल रिपोर्टर था छत्तीसगढ़ में। उन्होंने यही बोला कि आप कोई अपील करना चाहती हैं छत्तीसगढ़ नक्सलियों से, तो आप अपनी अपील कर दीजिए, तो मैं आपकी अपील वहाँ तक पहुँचा दूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो बस आखिरी बात आपकी कब हुई थी? मेरी फ्राइडे को हुई थी, रात को 9:30 बजे। क्या बातचीत हुई थी आपकी? यही बातचीत हुई, कहते मैं खाना पैक कर रहा हूँ, मैं ऑपरेशन ड्यूटी के लिए जा रहा हूँ। किस तरह की अपील करना चाहेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर दोनों से? मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई मिनिस्टर, हाई लेवल की मीटिंग हो, जो भी बातचीत हो उनसे, नक्सलियों से जो भी उनकी डिमांड है वो पूरी की जाए। मेरे हस्बैंड को सुरक्षित वापस लिया जाए। को जम्मू से दिखा रहे थे जहां पर सीआरपीएफ एहलकार को अगवा किया गया नक्सल हमले के दौरान और अभी तक उसका कोई भी अता पता नहीं है। बढ़ते हैं जी अपनी बड़ी खबर की और। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि मगरकोट के मकाम पर श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर पस्सी गिर आई है। और पस्सी हाईवे के हवाले से बड़ी खबर है कि रामसू के इलाके में लैंडस्लाइडिंग हुई है, जिसके वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदरफ्त मुतासर हुई है। थोड़ी देर ही कबल रामसू के इलाके में जहां गुज़श्ता शब जो खबर आई थी कि हल्की सी बारिश हुई है, उसके बाद ही आज अल सुबह ही जो खबर आई है कि लैंडस्लाइड हुई है रामसू के मकाम पर, जिसके साथ ही शाहराह पर ट्रैफिक की आमदरफ्त फिलहाल मुतासर है। और इसके साथ ही इंतजामिया की जानिब से शाहराह को बहाल करने और ट्रैफिक को बहाल करने की जो है इकदाम उठाए जा रहे हैं। मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। रामसू मकरकोट के मकाम पर लैंडस्लाइड, पस्सी गिराने की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक में फिर से खलल पड़ा है और माना जा रहा है कि ट्रैफिक को बहाल करने के लिए इंतजामिया के आला अफसर मौके पर मौजूद है। इधर महकमे मौसमियात की तरफ से आपको याद होगा पहले ही इस बात की पेशनगोई की गई थी कि पहाड़ी और मैदानी इलाकों के अंदर दरमियाना दर्जे की बारिशें हो सकती हैं और कुछ इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। और साथ साथ लद्दाख के अंदर भी इसी तरीके की पेशनगोई जो कर दी गई थी कि जोजिला, बानिहाल, रामबन पास पर और लेह मनाली हाईवे पर इस दौरान बारिशें हो सकती है और तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। और लगभग उसी का ये नतीजा कि तेज़ हवाओं की नतीजा ही है कि इस वक्त मकरकोट के मकाम पर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह रामसू के मकाम पर जो है पस्सी गिराई है, जिसके बाद सूरत हाल ये है कि फिलहाल कौमी शाहराह पर आर्जी तौर पर ट्रैफिक की नक्ल अमल रुक गई है। चलिए जी यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि रेल की छुक के हवाले से क्या कुछ ताज़ा तरीन खबर है। उसके बाद आपको बताएंगे कि किस तरीके से जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर अपने ही हुक्मनामे पर काम नहीं हो रहा है और साथ साथ जम्मू कश्मीर के ख़जाने पर कितना बोझ पड़ रहा है और कितना कर्जे में जम्मू कश्मीर जा रहा है। इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे छोटे से तिजारती वक्फे के फ़ौरन बाद।